मतलब होता है केवल राष्ट्रपति की शक्तियों से। प्रीलिम्स में तो आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होगा, निर्वाचक मंडल में कौन कौन होगा, योग्यताएं क्या होंगी या शर्तें, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन मेंस के लिए जो एकमात्र टॉपिक है जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं या संभावना होती है, वो है राष्ट्रपति की कार्य शक्तियां और एक संसदीय लोकतंत्र में उसकी स्थिति या भूमिका। तो हम फिर, अब चूंकि अभी उतना तो हमारे पास ना समय है ना ज़रूरत है कि वो अब हम प्री के लिए जो चीज़ें आपने पढ़ी हैं, निर्वाचन या महाभियोग या उन चीज़ों की बात करें। सो यहाँ हम बात करेंगे बस राष्ट्रपति की शक्तियों की। संक्षेप में अगर बस देख लें 2 मिनट, ताकि आपको याद हो जाएं चीज़ें जो आपने प्री में पढ़ी थी, कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष तरीके से होता है, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली से होता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर होता है और गुप्त मतदान के जरिए होता है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में ये 4 शब्द समूह हम पढ़ते हैं। अप्रत्यक्ष तरीका, जनता सीधे नहीं चुनती है, जो एमपीज एमएलएस को मिला के एक इलेक्टोरल बोर्ड या निर्वाचक मंडल बनता है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व होता है, जितना संसद का प्रतिनिधित्व उतना ही सभी राज्य विधानसभाओं का प्रतिनिधित्व। एकल संक्रमणीय मत होता है, सिंगल ट्रांजिशन वोटिंग सिस्टम, और गुप्त मतदान के जरिए राष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। आर्टिकल 61 में राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग लगाने की व्यवस्था की गई है। महाभियोग लगाने का एकमात्र आधार संविधान का उल्लंघन होता है। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव का पारित होना जरूरी होता है। तो ये सब चीज़ें आप प्रीलिम्स में पढ़ चुके हैं, मेंस में हमें उनकी ज़रूरत नहीं है। बस थोड़ा सा हमने कहा रिकॉल हो जाए आपको, तो इसलिए ये संक्षेप में राष्ट्रपति का निर्वाचन, महाभियोग। यहाँ हम बात करें राष्ट्रपति की शक्तियों की। राष्ट्रपति की शक्तियों को कई पार्ट में बांट के हम चर्चा करते हैं। विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वीटो शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियों को हम इतने भागों में बांट के चर्चा करते हैं। विधायी शक्तियां, कार्यकारी शक्तियां, वित्तीय शक्तियां, न्यायिक शक्तियां, सैनिक शक्तियां, कूटनीतिक शक्तियां, आपातकालीन शक्तियां और वीटो शक्तियां। अच्छा, रामानुज जी कह रहे हैं गठबंधन सरकार पर निष्कर्ष। ठीक है, चलिए इसके बाद लिखवा देंगे।
तो एक एक करके देखें कि राष्ट्रपति की ये शक्तियां क्या हैं। सबसे पहली बात जो यहां ध्यान रखने की जरूरत है, सबके अलग अलग मतलब हैं और जिसके जो मतलब हैं उन्हीं से जुड़ी शक्तियों की हमें चर्चा करनी है। जैसे विधायी शक्तियां मतलब विधि के निर्माण से जुड़ी शक्तियां। तो अब ध्यान रखा जाना है कि हम इसके अंतर्गत उन्हीं शक्तियों की बात करें जो विधि के निर्माण से जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा किसी और शक्ति की बात नहीं करेंगे क्योंकि सब अलग अलग हैं। तो जिसमें जो संबंध है वही बात होगी। कूटनीतिक में वैसी बातें होंगी, सैनिक में वैसी बातें होंगी। तो विधायी में केवल जो विधि निर्माण मतलब संसद से जुड़ी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, हम उनकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली बात आप देखेंगे, लिखते जाइए साथ साथ पॉइंट। विधायी शक्तियों में पहला पॉइंट आप देखेंगे, आर्टिकल 79 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो सबसे पहली बात तो यही, अनुच्छेद 79 के अनुसार संसद बराबर लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो लिख लें उसी में कि राष्ट्रपति को संसद का अभिन्न अंग बनाया गया है। तो सबसे पहली बात तो यही है कि संसद के दो सदन हैं, लोकसभा राज्यसभा, किंतु राष्ट्रपति को भी हमने संसद का अभिन्न अंग बनाया है और ये व्यवस्था संविधान के आर्टिकल 79 में की गई है। और चूंकि संसद के अभिन्न अंग है राष्ट्रपति, तो इसी का परिणाम है कि संसद से जुड़ी मतलब विधि निर्माण से जुड़ी बहुत सारी शक्तियां हमने राष्ट्रपति को सौंपी हैं। कौन सी शक्तियां? तो दूसरा लिखिए, उसमें दूसरा पॉइंट लिखें, संसद का सत्र बुलाना, समाप्त करना, संसद का सत्र बुलाना, समाप्त करना। बस उतना ही। ये एक विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की कि वही सत्र बुलाते हैं, समाप्ति की घोषणा वही करते हैं। और देखेंगे संसद के, अगला पॉइंट, संसद के दोनों सदनों में संयुक्त बैठक का आयोजन करना, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का आयोजन करना। एक ये भी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति है। यदि साधारण विधेयक को लेकर लोकसभा
और राज्यसभा के बीच में किसी तरह का मतभेद होता है तो राष्ट्रपति को ये शक्ति दी गई है कि वो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुला सकते हैं ताकि उनके जो आपस के मतभेद हैं उनका हल निकाला जा सके। और अगला पॉइंट देखेंगे। अगला पॉइंट राष्ट्रपति की विधायी शक्ति में राष्ट्रपति लिखें, राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून का दर्जा पाते हैं। तो ये भी एक विधायी शक्ति है। संसद के दोनों सदनों से कोई विधेयक पारित होता है, चाहे वो साधारण विधेयक हो, धन विधेयक हो, वित्त विधेयक हो, संविधान संशोधन विधेयक हो, जब तक उस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती है तब तक वो विधेयक अधिनियम या कानून नहीं बनता है। और देखें, अगला है संदेश भेजने का अधिकार। संदेश भेजने का अधिकार ये भी राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति होती है। जब संसद में किसी विधेयक पर चर्चा चल रही होती है, अगर राष्ट्रपति को ऐसा एहसास होता है कि उस विधेयक से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां उनके पास हैं जो संसद के ध्यान में आनी चाहिए, तो राष्ट्रपति फिर संदेश भेज सकते हैं संसद को ताकि उन जानकारियों पर भी संसद में चर्चा की जा सके। और देखेंगे, अगला है राज्य सूची के विधेयक यदि राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित किए जाते हैं तो उन पर निर्णय लेने की शक्ति ये एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आगे हम राज्यपाल पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जब राज्य विधानसभा कोई विधेयक पारित करके राज्यपाल के पास भेजती है स्वीकृति के लिए, राज्यपाल चाहें तो उस विधेयक को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर सकते हैं। संविधान का अनुच्छेद 200 और 201 आप देखें तो उसके तहत राज्यपाल को ये शक्ति मिली हुई है। आजकल आप देखेंगे पंजाब, राजस्थान या कई और राज्यों ने केंद्र के कृषि कानूनों के खिलाफ अपने विधेयक पारित किए थे। ज्यादातर राज्यों के राज्यपालों ने उन विधेयकों को राष्ट्रपति के समक्ष आरक्षित कर दिया। तो अब फिर उन विधेयकों पर फैसला लेने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। वो चाहें तो स्वीकार करें, खारिज कर दें, पड़ा रहने दें अपनी टेबल पे, कोई फैसला नहीं करें। मतलब अंतिम क्या निर्णय वो राष्ट्रपति को तय करना होता है। तो ये एक बड़ी महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। और देखेंगे संसद के, अगला लिखें, संसद के दोनों सदनों को
संबोधित करने की शक्ति, संसद के दोनों सदनों को संबोधित करने की शक्ति, या दूसरे शब्दों में इसे हम कहते हैं अभिभाषण देने की शक्ति। अभिभाषण देने की शक्ति। आप देखेंगे कि दो अवसरों पर हमारे देश में राष्ट्रपति संसद में अभिभाषण करते हैं। एक, जब लोकसभा का चुनाव होता है, उसके बाद संसद का जो पहला सत्र होता है वो राष्ट्रपति के अभिभाषण से ही शुरू होता है। और दूसरा, हर साल संसद का जो पहला सत्र होता है, जनरली बजट सत्र, तो उसकी शुरुआत भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। इस साल अभी आप देखेंगे 29 जनवरी से बजट सत्र शुरू हुआ था। सबसे पहले राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है। तो जब लोकसभा का चुनाव होगा उसके बाद पहला सत्र, और हर साल का पहला सत्र, इन दो अवसरों पर राष्ट्रपति संसद को संबोधित करते हैं या उनका अभिभाषण होता है, जिसमें सरकार की नीतियों की चर्चा होती है। तो ये एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति के पास। और देखेंगे लोकसभा में दो, अगला पॉइंट, लोकसभा में दो और राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति। लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 12 सदस्यों के मनोनयन की शक्ति। जो आंग्ल भारतीय या एंग्लो इंडियन समुदाय के लोग होते थे, उनमें से 2 लोगों के मनोनयन की शक्ति दी गई थी राष्ट्रपति को। लेकिन अब हमने इस प्रावधान को समाप्त कर दिया है। राज्यपाल राज्य विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन सदस्य का मनोनयन करते थे और राष्ट्रपति लोकसभा में 2 का। स्वतंत्रता के बाद इस प्रावधान का औचित्य था। बहुत सारे ऐसे लोग थे एंग्लो इंडियन, मतलब एक अंग्रेज हो, एक भारतीय हो, हस्बैंड वाइफ या जो भी, अब उनके बच्चे, तो उस समय बहुत बड़ी संख्या थी ऐसे लोगों की। तो उनको अगर पर्याप्त प्रतिनिधित्व तो नहीं मिल पाया है, तब फिर राष्ट्रपति को यह शक्ति थी कि वो 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं लोकसभा में। लेकिन अब 70 साल बाद क्या औचित्य उन चीजों का? अब कितने ऐसे लोग होंगे हमारे देश में जो एंग्लो इंडियन होंगे कि एक अंग्रेज हो, एक इंडियन हो? तो अब नहीं है इस तरह के प्रावधानों का औचित्य। सो रिसेंटली फिर हमने हटा दिया है इस प्रावधान को कि अब हमें इनकी जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे प्रभावी सदस्य संख्या 543 लोकसभा की फिलहाल, क्योंकि 2 ये होते थे तो 545, अब ये 2 ये कम है अभी, तो 543 सदस्य संख्या है प्रभावी। और राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन, जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा, इन क्षेत्रों के ख्याति प्राप्त लोग हों, तो 12 सदस्यों का मनोनयन कर सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा में। तो ये एक विधायी शक्ति इनकी। और देखेंगे कई ऐसे विधेयक हैं, कई ऐसे विधेयक हैं जो राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही संसद के पटल पर
रखे जाते हैं। जैसे धन विधेयक देखेंगे आप, तो धन विधेयकों के साथ प्रावधान है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति के बाद ही उन्हें लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसका फैसला लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा किया जाएगा। और अगर विधेयक धन विधेयक मनी बिल है तो पहले राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होगी, उसके बाद ही उन्हें लोकसभा के पटल पर प्रस्तुत किया जाएगा। राज्यों के निर्माण पुनर्गठन से जुड़ा विधेयक देखें, आर्टिकल 2, 3, 4 आप पढ़ते हैं, उनमें भी राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होती है। राज्यों के परामर्श के लिए भेजा जाता है, तब हम उन्हें संसद में प्रस्तुत करते हैं। तो कई ऐसे विधेयक हैं जिनमें पहले स्वीकृति चाहिए राष्ट्रपति की, बाद में तो चाहिए ही है, लेकिन पहले भी स्वीकृति चाहिए, बाद में तो सारे में चाहिए जितने भी विधेयक हैं। लेकिन कई विधेयकों में पहले भी राष्ट्रपति की स्वीकृति की आवश्यकता होती है। और देखेंगे कई आयोग समितियां ऐसे हैं, कई आयोग और समितियां ऐसे हैं जिनके प्रतिवेदनों को राष्ट्रपति संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। जैसे आप देखेंगे यूपीएससी हर साल राष्ट्रपति को अपने कार्यों की वार्षिक रिपोर्ट सौंपता है। आर्टिकल 323 के तहत राष्ट्रपति यूपीएससी की रिपोर्ट को संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। सीएजी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक आर्टिकल 151 के तहत अपनी रिपोर्ट सौंपता है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति उसकी रिपोर्ट को संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। तो ऐसे कई आयोग हैं, कई समितियां हैं जिनकी रिपोर्टें राष्ट्रपति को सौंपी जाती हैं और फिर राष्ट्रपति उन्हें संसद के पटल पर प्रस्तुत करवाते हैं। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विधायी शक्ति है राष्ट्रपति की। और इस सब के अलावा आप देखेंगे तो अगला पॉइंट अध्यादेश जारी करने की शक्ति भी प्रमुख विधायी शक्ति है। अध्यादेश या ऑर्डिनेंस, तो ये भी विधायी शक्ति है। संविधान का अनुच्छेद 123 देखें आप, आर्टिकल 1, 2, 3, उसमें राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। यदि संसद का सत्र नहीं चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा आभास हो जाए कि किसी मामले पर अविलंब कानून की जरूरत है। वैसे हम देख रहे हैं कि कानून बनाने का काम संसद का है। संसद का सत्र अगर नहीं चल रहा है तो कैसे कानून बनेगा? अब हम रुक नहीं सकते उस कानून के बिना।
तो फिर ऐसी स्थिति में ऐसी विशेष परिस्थितियों से निपटने के लिए हमारे संविधान में राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। संबंधित मामले या विषय वस्तु पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश जारी किया जा सकता है और उस अध्यादेश का प्रभाव बिल्कुल वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। बस शर्त यह है कि जब संसद का सत्र शुरू होता है तो सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर उस अध्यादेश को संसद की स्वीकृति मिलना आवश्यक होता है, अन्यथा अध्यादेश को निष्प्रभावी मान लिया जाता है। क्योंकि अल्टीमेटली तो संसद का काम है कानून बनाना। वो तो टेम्परेरी व्यवस्था हमने कर दी है कि अगर संसद नहीं है सत्र में तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके काम चला लें, और जब संसद का सत्र शुरू हो तो फिर उसे संसद से अनुमति दिला के कानून बना दें। हो गया तो फिर अब लागू रहेगा, अदरवाइज वो खत्म हो जाएगा। इस शक्ति का मिसयूज भी बहुत हुआ है हमारे देश में। अब ये शक्ति तो है राष्ट्रपति के पास। कई बार सरकारें शक्ति का मिसयूज करती हैं कि जब संसद का सत्र चल रहा है तब काम नहीं करेंगी, तब विधेयक नहीं लाएंगी, ताकि चर्चा से बच जाए, वाद विवाद नहीं हो। और जैसे ही संसद का सत्र समाप्त होगा 4 दिन बाद अध्यादेश ला देगी। तो सरकारें भी कम चालाक नहीं है, तो मिसयूज खूब हुआ है हमारे देश में। 2014 में जब मोदी प्रधानमंत्री बने, बड़े पैमाने पे अध्यादेश जारी करने का प्रयोग हुआ। और तब जो हम बात कर रहे थे कि प्रणब मुखर्जी उस समय सक्रिय हुए, राष्ट्रपति हुए, उन्होंने सलाह दी सरकार को कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतने सारे अध्यादेश लाना स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए उपयुक्त तो नहीं है। तो कहा जाए कि थोक के भाव अध्यादेश जारी किए मोदी सरकार ने शुरू में। तो सरकारें कई बार मिसयूज भी करती रही हैं इस शक्ति का कि संसद के तो एक साल में 3 सत्र होने हैं, कितना कामकाज होता है, कितनी बैठकें होती हैं, हो हंगामा। अगर बहुमत पर्याप्त नहीं है, डाउट है कि इस विधेयक को पास कराने में दिक्कतें होंगी, तो संसद के सत्र के समाप्त होने का इंतजार करती हैं सरकारें। जैसे ही सत्र समाप्त होता है उसके तुरंत 2-4 दिन बाद उस मामले पे इतनी जरूरत लगती है कानून की कि अध्यादेश जारी कर दिया जाता है। 2 सत्रों के बीच में अधिकतम 6 महीने का गैप होता है और उसके भी 6 सप्ताह और, मतलब एक तरह से कहा जाए तो 6 महीना प्लस 6 सप्ताह का टाइम तो है ही सरकार के पास अपनी मन की मर्जी चलाने का। और इसमें भी फिर तरीका है, जैसा कल बात कर रहे थे, निरंतर 6 महीने से ज्यादा मंत्री नहीं, तो यहां भी वही प्रावधान है फिर कि भाई संसद का सत्र शुरू होने के 6 सप्ताह के अंदर स्वीकृति जरूरी है। चलिए कोई बात नहीं, संसद का सत्र शुरू हुआ, स्वीकृति नहीं मिल पाई, अध्यादेश निष्प्रभावी हो गया, संसद का सत्र फिर खत्म होगा, हम दोबारा अध्यादेश जारी कर देंगे। भाई ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि एक ही विषय पे आप बार बार नहीं कर सकते अध्यादेश जारी, फिर उसी मामले पे दोबारा अध्यादेश जारी कर देंगे हम, फिर हमारे पास समय है। तो ऐसा भी खूब होता है कि स्वीकृति ना लेना हो तो कोई नहीं, 6-6 महीने के लिए या जो भी जितना समय है अध्यादेश जारी करते रहो, निष्प्रभावी हो रहा है हो जाने दो, संसद का सत्र समाप्त हो दोबारा जारी कर दो अध्यादेश। तो बिना संसद के कानून बनाए हुए भी 5 साल तक आप चाहो तो इस तरह से बीच में ब्रेक ले लेके अध्यादेश के माध्यम से भी अपना काम चला सकते हो। तो जो संवैधानिक प्रावधान है, अब उन प्रावधानों को किस तरीके से इंटरप्रेट करना है, उनकी व्याख्या कैसे करनी है, या उनके जो शब्द लिखे हैं उनके किस तरीके से अर्थ निकालने हैं, तो अब ये तो भाई दिमागी लोग तो कम नहीं है हमारे देश में, और इस तरह के दिमाग वाले तो ज्यादा ही लोग हैं। तो
इस प्रावधान का मिसयूज भी बहुत हुआ है, तो इसलिए डिमांड भी कई बार उठी है कि राष्ट्रपति के जो अध्यादेश जारी करने की शक्तियां हैं सीमित होनी चाहिए। इवन कहा जाता है कि एक स्वस्थ लोकतांत्रिक देश में तो इस तरह की शक्तियां होनी ही नहीं चाहिए राष्ट्रपति के पास। लोकतंत्र का मतलब ही खत्म हो जाता है। हम देख रहे हैं कि लोकतंत्र सरकार के 3 अंग कानून बनाने का काम विधायिका का है, और यहां आपने कार्यपालिका को दे दिया कानून बनाने का काम। तो कार्यपालिका की निरंकुश